guys, welcome back to my channel ABCD of UPSC JKS. I'm Tahir Manhas and together we will learn step by step from basics to mastery and from aspirant to achiever. तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। आई होप आप यहाँ कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया ही डिस्कवर करेंगे। आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है दैट इज़ नेशन एंड स्टेट। और देन उसके बाद हमारा मेन टॉपिक जो आज का रहेगा दैट इज़ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम चाहेंगे कि अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम प्रियम्बल भी कर लेंगे, ठीक है। अब नेशन एंड स्टेट पढ़ने का रीज़न ये है, ये छोटा सा कंसेप्ट है। बेसिकली कुछ भी हम बहुत एक लंबी जर्नी पे जा रहे हैं और अपने छोटे कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहने चाहिए। ऑलराइट, तो बेसिकली वी गेट कंफ्यूज बिटवीन नेशन एंड स्टेट। नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है। कभी कभार हमें लगता है कि दे आर कोरिलेटेड, दे आर वन एंड सेम थिंग, बट इट इज़ नॉट सो। ऑलराइट, अब हम देखेंगे नेशन क्या है। नेशन जो है इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट कंसेप्ट, कंक्रीट कंसेप्ट नहीं है। इट इज़ फ्लूइड और अ ग्रे कंसेप्ट, ग्रे कंसेप्ट। why I'm telling you so? Because during its evolution, nation was seen as group of people जो शेयर करते थे लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्ट्री। और अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जो लैंग्वेज शेयर कर रहा है, कल्चर शेयर कर रहा है, हिस्ट्री शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रह रहे होंगे। राइट, सो नेशन इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट एंड एन इमोशनल कंसेप्ट। इनिशियली क्या था कि ये कंसेप्ट वेस्ट में ओरिजिनेट हुआ, यूरोप में। यूरोप कंटिन्यूस वार में था। और यूरोप में तब बहुत बड़े बड़े एम्पायर थे, जैसे रोमन एम्पायर हो गया, इंग्लिश एम्पायर हो गया, ऐसे बड़े बड़े एम्पायर थे। और बहुत बड़े बड़े एरिया को कंक्योर किया हुआ था, जैसे बेजेंटाइन एम्पायर आ गया, लेटर ऑन ऑटोमन इन द मिडल ईस्ट एंड ईस्टर्न यूरोप वाला रीजन हो गया, सोदर्न यूरोप हो गया। तो बड़े बड़े एम्पायर थे, तो वहाँ पे कंटिन्यूस वार्स चल रही थी, कंटिन्यूस फाइट्स चल रही थी। अब फाइट कौन कर रहे थे? इंडिजीनियस पीपल कर रहे थे। कौन से इंडिजीनियस पीपल? जो जिनकी लैंग्वेज सेम थी, जिनका कल्चर सेम था, जिनकी हिस्ट्री सेम थी। तो तब के जो स्कॉलर्स थे दे केम टू एन आइडिया कि जो भी लोग सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज और सेम हिस्ट्री शेयर करते हैं और एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहते होंगे, उनको नेशन बोला जाएगा। बट इंडिया में ऐसा केस नहीं है। इंडिया का केस डिफरेंट है। इंडिया में सिंगल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इंडिया के कल्चर में भी बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा कल्चर है हमारी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ तो हर 50-100 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो ये वेस्टर्न कंसेप्ट इधर नहीं अप्लाई हो सकता नेशन का। बट आवर आइडिया ऑफ नेशन इज, आवर आइडिया
of nation is unity in diversity. हमने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, कि ऐसा नहीं है कि अगर सेम लैंग्वेज होगा तो ही नेशन कहलाएगा। हमने ये कहा कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो कंपोजिट कल्चर की तरफ जाती है। वो शेयर कंपोजिट कल्चर, और हिस्टोरिकली हम, और इंडियन सोसाइटी इज़ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यहाँ पे शुरू से डिफरेंट रिलीजन रहे हैं, इन स्टार्टिंग फ्रॉम पेगन्स, जिसमें हिंदुइज्म आ गया, देन लेटर ऑन बुद्धिज्म के एंड जैनिज्म के, और उसके बाद मुस्लिम एम्पायर बने यहाँ पे। तो ये सब होने के बावजूद वी एक्टेड एज अ सिंगल यूनिट। देयरफॉर इंडियन आइडिया ऑफ नेशन इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो अवर, और ये बात, अवर, ये और ये नेशन वाली जो बात है हमारी, इट इज रिफ्लेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज रिफ्लेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इंडियन नेशनलिज्म इज identity of being Indian, which is inclusive, accommodative and tolerant। और ये हमारे कल्चर से रिफ्लेक्ट करता है। कल्चरली हम बहुत इंक्लूसिव हैं, अकोमोडेटिव भी हैं और टॉलरेंट भी हैं। हम अगर एक रिलीजन लेते हैं, सपोज हिंदुइज्म लेते हैं, तो उसमें डिफरेंट सेक्ट्स आते हैं, डिफरेंट वेराइटी आती है। इवन बोथ हिंदुइज्म में डिफरेंट लोग डिफरेंट भगवान को प्रायोरिटी में नंबर वन रखते हैं। जैसे नॉर्थ में शिवा आ गया, ठीक है, और इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट, जैसे जन्माष्टमी आ गया, ठीक है, और जैसे बुद्धिज्म भी आ गया, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म। सो इंडियन नेशनलिज्म एंड इंडियन आइडिया ऑफ नेशन इज इंक्लूसिव, अकोमोडेटिव एंड टॉलरेंट, ऑलराइट। सो अब हम डिस्कस करेंगे। अब नेशन तो हमारा क्लियर हो गया कि इट इज मोर ऑफ अ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है। अब हम, और मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर डेफिनेशन दे दी है कि आप अगर अपने नोट्स जब बनाओगे, रनिंग नोट्स बनाओगे, वहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने यहाँ बोल दिया है कि नेशन इट इज़ अ फ्लूइड और ग्रे कंसेप्ट। इन सिंपल टर्म्स, ड्यूरिंग इट्स एवोल्यूशन इट वाज सीन एज अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री and inhabiting a particular territory. Alright. In India, our idea of nation originates from unity in diversity, and our nationalism is reflected in ideals of constitution. ठीक बात? Then Indian national is the identity of being Indian, which is inclusive, accommodative and tolerant. अब हम स्टेट पे जाते हैं। जो स्टेट है, इट इज मोर ऑफ अ फॉर्मल कंसेप्ट। वाई एम टेलिंग यू सो? क्योंकि ये लीगल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। टू क्वालिफाई फॉर अ स्टेट यू नीड 4 क्राइटेरियाज। व्हाट आर द 4 क्राइटेरियाज? कि फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए, फिक्स्ड पॉपुलेशन, और मतलब ये है कि पॉपुलेशन होनी चाहिए। खाली टेरिटरी हो तो नहीं चलेगा, टेरिटरी होनी ज़रूरी है, वहाँ पे पॉपुलेशन होनी चाहिए, और सोवरेनिटी होनी चाहिए। सोवरेनिटी का मतलब ये है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी डिसीजंस लेंगे, और वो ले सकते हैं, और कोई भी बाहर वाला इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे इंडिया इज अ सोवरेन नेशन। वाई इट इज सो? बिकॉज जो भी हमारे डिसीजन है वो हमारे अपने हैं। इट इज आवर विल टू ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल नेचर। कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता कुछ ज्वाइन करने के लिए। सो इट इज अप टू अस टू ज्वाइन और नॉट। और उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और दैट इज रिकॉग्नाइज्ड।
कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट होनी चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड बाय हु? बाय पीपल ऑफ दैट टेरिटरी. So to qualify a state, we need four factors. First is territory, second is population, third is sovereignty, and fourth is government. If we have these four things, we can make a state. And state and nation are different. How so? क्योंकि कोई भी जगह को हम अगर किसी भी जगह में ये चार चीजें हैं तो हम स्टेट बना देंगे. अब जैसे पॉपुलेशन है तो जरूरी नहीं है कि उनका शेयर्ड कल्चर हो, शेयर लैंग्वेज हो, ठीक है, ये सब चीजें जरूरी नहीं है. और उनकी हिस्ट्री शेयर हो, ऐसा जरूरी नहीं है. बट टू क्वालिफाई फॉर अ नेशन, तो ये जरूरी है कि उनकी लैंग्वेज हो, कुछ कल्चरल सिमिलरिटीज हो, हिस्ट्री कुछ हो उनकी, और एक टेरिटरी हो. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट. तो मैंने यहाँ पीपीटी में कर भी दिया है कि नेशन इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कंसेप्ट, स्टेट इज पॉलिटिकल लीगल अथॉरिटी. एंड अब क्या है कि कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट जो है, आजकल जो भी स्टेट्स हैं वो दैट इज नेशन स्टेट्स, ठीक है. और नेशन जो है वो कल्चरल एंड सोशल यूनिट है. वो स्टेट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एंड लीगल एंटिटी. और टुगेदर दे फॉर्म अ पावरफुल आइडिया ऑफ नेशन स्टेट वेयर पीपल शेयर कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर. सो जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है वो कहाँ से आती है? नेशन से. वो जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो आता है स्टेट से. राइट. सो आई थिंक आपका ये नेशन और स्टेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. और आई थिंक अब हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ. और हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया कहाँ से आया. सबसे पहले दिस आइडिया वाज पुट फॉरवर्ड इन 1934 बाय एम एन राय. और एम एन राय जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते थे. बट ऑफिशियली in 1935 Indian National Congress demanded Constituent Assembly to frame the Indian Constitution. और ये लखनऊ सेशन में हुआ था. किस सेशन में? लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उसमें आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पुट फॉरवर्ड किया गया था. देन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise. ये हमारी डिमांड थी और ये हमारी विल थी कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उसमें बाहर वालों की इंटरफेरेंस नहीं होगी. ऑलराइट. और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो इलेक्टेड होगी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज. बट लेटर और हम देखेंगे कि ऐसा हुआ नहीं. इट वाज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड और बड़ा लिमिटेड फ्रेंचाइज था, ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गई और 1940 में ब्रिटिशर्स को डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट करना पड़ा. और दे एक्सेप्टेड इन अ वेरी लिमिटेड फॉर्म. और उन्होंने अगस्त ऑफर में बोला कि हम आपको आफ्टर वार हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका देंगे. बट जो उन्होंने कंडीशन रखी थी वी रिजेक्टेड दैट. और देन इन 1942 अगेन क्रिप्स प्रपोजल आया, दैट इज आल्सो नोन एज क्रिप्स मिशन. और उसमें भी बोला गया कि हम आपको इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका देंगे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड. बट क्रिप्स मिशन में क्या था कि आइडिया ऑफ टू नेशन को नहीं माना गया, ठीक है. तो इसलिए मुस्लिम लीग ने उसे रिजेक्ट कर दिया.
किस लिए रिजेक्ट किया? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, एक इंडिया के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, बट इस प्लान ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिजेक्ट कर दिया था। बट तब ये बात इतनी वो फैल गई थी कि इट वाज ऑन द वर्ज के ब्रिटिश अब हमको इंडिपेंडेंस दे ही देगी। सो मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट करना ही पड़ा, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। उनको लगा अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कोई सुने ही ना और हम बाहर हो जाएं पूरी गेम से। सो दे एक्सेप्टेड मिशन टू डिस्टर्ब द मिशन, नॉट टू मेक इट फ्रूटफुल। सो इसके 3 मेंबर थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। राइट। अब बिफोर गोइंग टू दिस, अब इसके आगे पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं, दैट इज़ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। क्योंकि 1946 में तो ये हो गया, देन इलेक्शन आया, इलेक्शन हुए 1946 में। और उसके बाद माउंटबेटन का प्लान आया 3 जून को माउंटबेटन का प्लान आया, जिसमें माना गया कि इंडिया विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, वन इज इंडिया एंड दैट इज सेकंड इज गोइंग टू बी पाकिस्तान। सो अब हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हम थोड़ा इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले हमने देखा कि कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन प्लान ये कब आया था? 1946। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी आप ऐसे इवेंट्स पढ़ोगे तो उनकी क्रोनोलॉजी ज़रूर याद रखना, क्योंकि अक्सर आजकल देखा जाता है कि क्रोनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे क्विट्स इंडिया मूवमेंट, ये सारे जो भी हैं इवेंट्स, तो इन पे आता है क्वेश्चन। जैसे मैं आपको बता दूं कि 1940 में जैसे अगस्त ऑफर आया, 42 में क्रिप्स मिशन आया, 42 में ही देन क्विट्स इंडिया मूवमेंट उसके बाद आया। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे हम 1945 में वेवल प्लान भी बोलते हैं। देन 46 में कैबिनेट मिशन आया, और देन कैबिनेट मिशन के बाद पाकिस्तान ने डायरेक्ट एक्शन डे को पुट फॉरवर्ड किया, राइट। और देन फाइनली 3 जून को माउंटबेटन प्लान आया, और उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1946 आया। तो आप ये क्रोनोलॉजी याद रखोगे, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आजकल, ठीक। तो सबसे इसकी हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बैकग्राउंड देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान आया, इसमें क्या किया कि इसको क्या किया था, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक। देन उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन में क्या होता है कि कांग्रेस गॉट मेजोरिटी, कांग्रेस को मेजोरिटी मिल जाती है। और मुस्लिम लीग डर गया, जिन्ना साहब डर गए, और उनको लगा कि वी विल मूव इनटू द माइनॉरिटी स्टेटस। देन मुस्लिम लीग ने क्या किया कि डायरेक्ट एक्शन डे डायरेक्ट एक्शन डे को लॉन्च किया, दैट इज 16 अगस्त 1946, राइट। और उसके बाद फोर्थ बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कि इंटेरियम गवर्नमेंट बनी, इंटेरियम गवर्नमेंट बनी, बट वही बात के जिन्ना डिडंट जॉइन द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात इधर ये होती है कि एटली की स्टेटमेंट आती है, एटली की स्टेटमेंट आती है या एटली की अनाउंसमेंट आती है। और एटली की स्टेटमेंट में बोलते हैं कि जो जून 1948 है, दैट इज गोइंग टू बी द डेडलाइन फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। और इस टाइम से पहले पहले ब्रिटिश क्विट कर देगा इंडिया को,
और यही रीज़न था कि इसके बाद मुस्लिम लीग हड़बड़ा गई, ठीक है? और फिर माउंटबेटन आए और माउंटबेटन ने 3 जून प्लान दिया। बेसिकली प्लान दिया वो 3 जून को था, इसलिए 3 जून प्लान आ गया, नाम बन गया। और इसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। और माउंटबेटन प्लान में क्या हुआ कि प्रोविजन ऑफ जो पार्टीशन थे वो एक्सेप्ट किया गया with the creation of two independent dominion, that is India and Pakistan, or these dominion had the right to succeed from British Commonwealth because India was part of Commonwealth। और बाद में बोला गया कि मतलब आप इंडिया की अपनी फ्री विल है और पाकिस्तान जो दो ये डोमिनियन बनेंगे इनकी फ्री विल है, अगर ये अपनी मर्जी से कॉमनवेल्थ को ज्वाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। और यही जो 3 जून प्लान है या माउंटबेटन प्लान है, यही बेस बना किसका, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स, मैं थोड़ा इसका कम कर लेता हूँ। फीचर्स ऑफ इंडियन अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हुआ। फर्स्ट फीचर तो यही हो गया, क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हुआ। सेकंड ये हुआ कि इट दिस एक्ट डिक्लेयर्ड दैट both this dominion like India as independent and sovereign state from August 15, 1947। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह हुआ कि अबॉलिशन ऑफ द पोस्ट ऑफ वाइसराय हो गया। अबॉलिशन ऑफ वाइसराय ऑफिस, और वाइसराय अबॉलिश हो गया। देन गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन वाज अपॉइंटेड। ऑलराइट, देन एम्पावरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, क्योंकि अब तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो फुली इंडिपेंडेंट, फुली हैव फुल पावर टू रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। ऑलराइट, और उसके अलावा ये था कि अबॉलिशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हुआ। अबॉलिशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ। और दिस एक्ट ended the paramountcy our Indian princely state, ended British paramountcy over the princely states। ऑलराइट, उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल है वो चलेगा
एज पर द विल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। और जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन गया। गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। और जो आज का हमारा प्रेसिडेंट है दैट वाज एक्चुअली उस टाइम पे गवर्नर को, मतलब वही पोस्ट है जिसको अभी हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, दैट इज नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड मतलब नाम का हेड। एक्चुअल पावर्स वाज विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एक्चुअल पार्लियामेंट। ही इज जस्ट अ नॉमिनल हेड। और उसके बाद जो रिमूवल ऑफ जो टाइटल था एम्पेरर ऑफ इंडिया दैट वाज ड्रॉप्ड। टाइटल ऑफ एम्पेरर ऑफ इंडिया वाज ड्रॉप्ड। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ स्वर्ण स्टेट। Why will some European be the emperor of India? Now it is an independent state, it is one nation, so all the decisions are with us. ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऐड कर दो कि जो लॉर्ड माउंटबेटन था दैट बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन became the first governor general of new dominion of India. Alright. अब हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कंप्लीट हो गया और इसके जो प्राइम फीचर्स थे वो भी हमने देख लिए और हमें इससे काफ़ी आइडिया हो गया है। अब जो हम नेक्स्ट जाएंगे, अब हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिगार्डिंग। ठीक है। जो 9 दिसंबर 1946 था तब फर्स्ट सीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई और मुस्लिम लीग बाइकॉटेड इट। ठीक है। 9 के बाद 11 दिसंबर को क्या हुआ कि 9 दिसंबर में ही एक फैक्ट ऐड कर दो जो यहाँ पे है। इस जो फर्स्ट सीटिंग हुई थी इसको हेड किया था डॉक्टर सचिनंद सिन्हा जी ने। ही वॉज द मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इसलिए इनको अपॉइंट किया गया टेम्परेली हेड ऑफ चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और it was by following French practice. Then on the second sitting, that is on 11th of December 1946, Dr. Rajinder Prasad was elected as a president of Constituent Assembly. ठीक। लेटर वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट किया गया दैट इज एच सी मुखर्जी और देन सेकंड वाइस प्रेसिडेंट वाज वी टी कृष्णमाचार्य। ऑलराइट। देन 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू और इसी के बेसिस पे लेटर प्रीएम्बल भी बनता है। प्रीएम्बल वाज इंस्पायर्ड बाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को इंडियन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। देन 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ दैट इज के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो इन्फोर्स हुआ। ऑलराइट। एंड 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, एनेक्ट किया गया। फाइनल जो पास हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन 26 नवंबर 1949 और इसी को संविधान दिवस भी बोला जाता है। ठीक है। और देन 24 जनवरी 1949 को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया।
अब हम यहाँ पे देखेंगे, बेसिकली ये सारी फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं है, ऑलराइट। तो हम, क्योंकि ये फैक्ट्स याद करना ज़रूरी है, मैं पढ़ा नहीं रहा था, बेसिकली मैं चाह रहा था कि सिटीजनशिप से पहले इन आर्टिकल 1 to 4 डिस्कस किया जाए, उन पे डिस्कशन की जाए, लेकिन मुझे लगा कि फिर ये पार्ट छूट जाएगा, इसलिए इसको करा देते हैं। इट इज़ ऑल फैक्चुअल, देयर इज़ नो डाटा, नथिंग एज सच कि आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है, इट इज़ जस्ट फैक्ट्स। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आपकी आंखों के नीचे से चला जाए, और आप नोट्स बना रहे होंगे या कुछ भी बना रहे होंगे, तो आप ये डाटा लिख लो, क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है, ऑलराइट। अब इसके बाद हम कंपोजिशन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। और 1 मिनट मेरे को टाइम दो, मैं पानी पी के आता हूँ। ओके, थैंक यू। अब जो टोटल स्ट्रेंथ थी ना, जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी 389 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब ये थी टू पार्ट्स में डिवाइडेड, टू पार्ट्स में डिवाइडेड थी। वन इज ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। सेकेंड इज प्रिंसली स्टेट। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम चीज है। बेसिकली इंडिया एज सच पूरा है, लेकिन जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्न कर रहा था, डायरेक्ट ब्रिटिश जो गवर्न कर रहा था, दैट इज ब्रिटिश इंडिया। और प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो तो पैरामेंटसी के अंदर थी, कि इसका जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल अफेयर है वो ब्रिटिश देखता था, बट इंटरनली वो प्रिंसेस को डिस्टर्ब नहीं करता था, वो जैसे भी चाहे राज कर सकते थे, ठीक है। सो जो ब्रिटिश इंडिया था उसके बीच 296 सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनमें 93, राइट। और ये जो 296 सीट्स हैं ये पार्शली इलेक्टेड थे, तो पार्शली इलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड थे ये, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, और दीज आर नॉमिनेटेड, ऑलराइट। और ये जो 296 हैं, इनमें जो चार हैं, फोर फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, उनके पास 4 सीटें थी, चीफ कमिश्नर प्रोविंस के पास, ऑलराइट। और जो कंपोजिशन थी, ये जो टोटल कंपोजिशन थी, इसमें ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूड थी, हिंदूज, मुस्लिम, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियन, इंक्लूडिंग वुमेन, क्योंकि तब लिमिटेड फ्रेंचाइज भी था। और एक टर्म मैं अभी भूल रहा हूँ, जिसमें वो क्या है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनको मुस्लिम्स ही इलेक्ट कर सकते हैं, अरे। तो इस तरह क्या है कि ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज इंक्लूडेड इन दिस, ठीक। देन आप ये फैक्ट्स जो हैं ये देख सकते हो, आप खुद ही देख लोगे, और रोट इट डाउन, ठीक है। और जो वोटिंग मेथड था, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इन केस ऑफ प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये नॉमिनेटेड बाय देयर हेड्स थी, वो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे दे वर नॉमिनेटेड बाय देयर हेड्स। और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर मेथड, ये इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है, जैसे अभी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन से, तो दैट इज दिस मेथड, ऑलराइट। तो वही बोला है कि जो मेंबर्स हैं वो पार्शली इलेक्टेड थे, पार्शली नॉमिनेटेड थे। और नोट, महात्मा गांधी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अभी हमने मेजर कमेटीज़ भी करनी है, माइनर कमेटी भी देखनी है। ऑलराइट, हम अब क्या करेंगे कि और देखेंगे कि इसके अलावा जो भी हमने अभी तक किया कि क्या क्या फंक्शंस जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किए। मैं लिख देता हूँ वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक ये आ गया कि दे रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप टू द कॉमनवेल्थ, रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप टू कॉमनवेल्थ। अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन, मैंने आपको पहले भी कराया कि नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। ऑलराइट, देन थर्ड, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24 1950। और देन लेटर ऑन राजेंद्र प्रसाद was elected as first president of India on 24th of January 1950। Rajendra Prasad, first president of India on January 24 1950। ठीक है, और टोटल जो सेशन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दैट इज 11, और जो टोटल टाइम लगा दैट इज 2 year 11 months and 18 days। ऑलराइट, और टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था 64 लाख। दिस इज जस्ट अ डाटा। अब जो सबसे इधर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको करानी है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीधे, दैट इज मेजर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड माइनर कमिटीज। तो मैं आपको मेजर कमिटीज करा देता हूँ कि व्हाट वर द मेजर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो मेजर कमिटीज, बेसिकली देर वाज 8 सच कमिटीज। और आप जब बुक में पढ़ोगे तो वो एक एक कमेटी का नाम, एक एक कमेटी का नाम दिख गया, लेकिन मैं थोड़ा आपको याद रखने के लिए, तो आपको आपको याद रहे, तो मैं लीडर्स के नाम से कमेटीज को लिखूंगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, ही वॉज द हेड ऑफ 3 सच कमिटीज। ओके, यूनियन पावर कमेटी, सेकंड आ गया यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और थर्ड आ गया स्टेट कमेटी, स्टेट्स कमेटी। सेकंड इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, he was the head of 2 committees, the rules of procedure committee
एंड सेकंड जो थी दैट इज स्टीयरिंग कमेटी। ठीक। थर्ड इज सरदार पटेल। सरदार पटेल, he was the head of first provincial constitution committee, provincial constitution committee. Second is advisory committee on fundamental rights, advisory committee on fundamental rights. And third was minority and tribals excluded area, minority and tribal and excluded areas। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी उसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ही वॉज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। एंड जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947 को, और इसके अंदर 7 मेंबर थे। और आप ऑफ कोर्स आप बुक से देखोगे, बुक से देखना पड़ेगा, तो आप इनके नाम भी याद कर लेना, ठीक है। और जो बी आर अम्बेडकर थे दे लेटर बिकेम द लॉ मिनिस्टर, और दैट लेड टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन असेंबली। और स्पेशल ये है कि डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर थे ही वॉज नोन फॉर हिज परसुएसिव आर्गुमेंट्स। ही वॉज वेरी रेशनल एंड वेरी एजुकेटेड लीडर, therefore he was known as the father of constitution of India, and he was also known as modern Manu. Why so? Because of his expertise and his leadership, and especially he represented the scheduled caste and backward classes in constituent assembly, and his role was fundamental, and he was one of the reason that reservation policy got so much importance। इसके अलावा कुछ माइनर कमेटीज थी, जैसे फाइनेंस स्टाफ कमेटी हो गई, होस्ट कमेटी हो गई, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी हो गई, ठीक है, एडहॉक कमेटीज हो गई। तो ये कमेटीज आप वहां से देख लेना, ठीक है। अब फाइनल हम देख लेते हैं कि इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। इनेक्टमेंट, Constitution was adopted or enacted on 26 November 1949, और तब out of 299 members 284 were actually present, ठीक है, and later they signed the constitution। और जब कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया गया एट दैट टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज थी? प्रियम्बल था, है, और 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। और जो प्रियम्बल था ये सबसे लास्ट पे एनेक्ट किया गया, सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन अलाइन विद द फिलॉसफी ऑफ इंडिया। राइट। अब जो प्रोविजन थे जब कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया, इनेक्टमेंट करते टाइम ही कुछ जो
कॉन्स्टिट्यूशन था, कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के केम इनटू फोर्स, और वो जो आर्टिकल्स थे दैट वर रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट एंड टेम्परेरी ट्रांजिशनल पावर्स, टेम्परेरी ट्रांजिशनल पावर्स, राइट। और जो मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था दैट केम इनटू फोर्स ऑन 26th ऑफ जनवरी 1950, और दैट इज आल्सो नोन एज कमेंसमेंट डे, ऑन विच we celebrate the Republic Day. Why we choose this day as Republic Day? Because 26th of January 1930, Pune Swaraj was celebrated by, एक्चुअली लाहौर सेशन हुआ था पहले दिसंबर 1929 में, वो तब डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज डे को मनाएंगे, एंड ऑन दिस डे इंडियन फ्लैग वाज राइज्ड। ठीक है। और आई थिंक ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी बड़ा इन द सेंस कि अगर मैं आज प्रीएम्बल कराता हूँ तो ये बहुत बल्कि हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं तो चाह रहा था कि प्रीएम्बल भी आज हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया, सॉरी टू से दैट। और बेसिकली जो सारी गेम है वो अब स्टार्ट होगी इस लेक्चर के बाद, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ाने वाला था नहीं, सारा फैक्ट था, और फैक्ट को क्या ही पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ाने वाला अब प्रीएम्बल से स्टार्ट होगा, क्योंकि तब एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, हर चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो वो उन सेशंस में मज़ा आएगा और वो फ्रूटफुल भी काफ़ी रहेंगे। और आ, मैं आपको एक चीज़ अपने इधर से आपकी हेल्प हो जाएगी वो कर देता हूँ कि इसके बाद जो भी लेक्चर्स आएंगे उसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। जो भी लेक्चर होगा उसके जो पर्सनलाइज्ड नोट्स हैं वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, और दे आर फिट टू गो, आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप कुछ चीज़ें लेक्चर से ही पेन डाउन कर लो, नोट कर लो, दैट विल बी फ्रूटफुल टू यू। उसके अलावा मैं आपको नोट्स दे दूंगा, प्रॉपर नोट्स, जिन जो आप पेन डाउन भी कर सकते हो, आप चाहो तो फोटो स्टेट भी निकाल के कर सकते हो। तो जो भी लेक्चर होगा उसके नोट्स में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ पे लिंक डाल दूंगा, और आप वहाँ से देख लीजिए। और मैं चाहूँगा कि यार आप कुछ भी सजेशन हो आप मेरे को दे सकते हो, दिस इज़ फ्रेश फॉर मी, सो you will judge and you have to judge, so you have to criticize, that is important for improvement। और आई होप कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, एंड अगले सेशन पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।